This show contains social and political outlook based on personal views of the speaker. Shockwave Network doesn't endorse, verify, or approve any views or information mentioned or displayed in this video. Any fact, figures, or other information shared is completely on the basis of various reports from recognized media establishments. Shockwave Network doesn't run any social research or polls on its own. For all the reference pictures and videos, credit stays with respective owners. We do not intend to hurt sentiments of any individual, group of people, religion, caste, creed, race, organization, or entity. If unknowingly any such situation occurs, we express our sincere and deepest regret and apology to the concerned entity. मंजर की दीवार के पीछे एक मंजर, काली चादर से मुंह ढापे एक मंजर। मैं जैसे ही एक मंजर तख्लीक करूं, आकर फौरन उसको काटे एक मंजर। इस देश की आप जितनी चिंता करो, ये और ज़्यादा मुश्किलों में फंसता हुआ दिखता है। एक समस्या ठीक होती नहीं कि दूसरी आ खड़ी होती है। अब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनका तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये जो मानव निर्मित आपदाएं हैं, यह सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। भारत के एक हिस्से में मौत नाच रही है। लोग आतंक में जी रहे हैं, अपने परिवार को बेबसी से बिखरता देख रहे हैं, अपना घर छूटते देख रहे हैं। और यहाँ मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कहानी है बंगाल की, जहाँ अभी अभी लोकतंत्र का भद्दा मजाक हुआ है और हम हमेशा की तरह फिर एक बार हाथ पर हाथ धरे लाचार से खड़े हैं। यह है शॉकवेव नेटवर्क। आप देख रहे हैं सियासत का 13वां एपिसोड। मैं प्रतीक आपकी खिदमत में। दोस्तों, मैं जब सियासत का 13वां एपिसोड प्लान कर रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया कि ये 13 नंबर काफ़ी अनलकी होता है, तो क्यों ना इस एपिसोड को 14 करके ही रिलीज़ किया जाए। फिर ख्याल आया कि यूं भी साल 2020 और 2021 ने मेरे लकी और अनलकी वाले कंसेप्ट को चकनाचूर कर ही दिया है। आप लोगों ने मेरा पिछला एपिसोड देखा था, जहां हम बात कर रहे थे देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों की। यूं तो मैंने आपसे कहा था कि एग्जिट पोल सिर्फ एक रिसर्च है जो कि सीमित पॉपुलेशन पर होता है, जिसमें वास्तविक नतीजों से अलग परिणाम आ सकते हैं। लेकिन अक्सर ये बड़ी बड़ी रिसर्च फर्म्स के अंदाजे वास्तविक नतीजों के आसपास ही होते हैं, जैसा कि तमिलनाडु में हुआ, केरल में हुआ, पुडुचेरी में हुआ और असम में भी हुआ। लेकिन क्या आपने सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल में सारे एग्जिट पोल फेल हो गए? हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे देश में एग्जिट पोल सर्वे को कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है और ना ही सरकारें इनसे कोई खास जानकारी या फीडबैक जुटाने के बारे में सोचती हैं। पर दोस्तों, क्या आपको यह सोचने वाली बात नहीं लगती कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ बंगाल में हुआ वो एक बड़े अजीबोगरीब परिस्थिति की तरफ इशारा करता है? आप ज़रा सोचिए, एक राज्य है जहां चुनावी हिंसा सबसे ज़्यादा हुई है, जहां एक तबका काफ़ी डरा हुआ हो, वहां की सरकार के खिलाफ बोलना और अलग अलग विचारधाराओं का टकराव इतना संगीन हो जाता है कि कुछ लोगों को एक 85 साल की वृद्धा की पीट कर हत्या कर देना भी गलत नहीं लगता। और साल भर मानव अधिकार और महिला अधिकार की पिपड़ी बजाने वाले कन्हैया कुमार और स्वरा भास्कर जैसे लोगों के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। मजे की बात है कि इसी मुद्दे को लेकर केंद्र में काबिज एक पार्टी वहां ताबड़तोड़ प्रचार करती है, लेकिन चुनाव में सभी एग्जिट पोल सर्वे को नकारते हुए नतीजों को एक तरफा होने से नहीं रोक पाती और बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी दोबारा बड़े पैमाने पर सत्ता संभाल लेती। क्या आपको नहीं लगता कि यह सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? बंगाल में चुनाव के सभी चरणों में इतनी ज़बरदस्त वोटिंग
के बावजूद कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ पार्टी उतनी ही मजबूती के साथ दोबारा सत्ता में आ गई। अब आप चाहे भाजपा समर्थक हो या टीएमसी समर्थक हो या नोटा हो, यह तो मानेंगे कि चुनाव में कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई। अब वो चाहे आप नंदीग्राम में माने या बाकी के बंगाल। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मेरी तरह अगर आप बंगाल के बाहर रहते हैं तो आप भी शायद बंगाल के लोगों का दर्द नहीं समझ सकते। हम में से कोई नहीं समझ सकता क्या होता है जब 2 दिन के लिए आपको एक ऐसे राज्य में रहना पड़े जहां अराजकता अपने चरम पर हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर के कोई ठिकाने ना हो, जहां पुलिस आपके दर्द पे नज़र फेर के बैठ जाए और आपको अपने आशियाने को, अपने घोंसलों को छोड़कर दर बदर भटकने के लिए मजबूर होना पड़े। आप अपने ही देश में एकाएक एक रिफ्यूजी की तरह हो जाएं। आप और हम कभी उनका दर्द नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको वो ट्रेजेडी सुनाने नहीं आया हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उन गलतियों के बारे में जिनकी वजह से बंगाल के लोगों का जीवन नर्क बन गया। आज बंगाल में जो कुछ हुआ उसका कोई एक गुनहगार नहीं है। इसमें कई लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये शुमार हैं। सबसे पहली गलती खुद चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को जब पता था कि देश में कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है तो ऐसे समय पारंपरिक तरीके से चुनाव किया जाना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की पराकाष्ठा थी। यही बात मद्रास हाई कोर्ट ने और भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए की। इसे हत्या के आरोपों के समान बताया। खैर, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि यह विचार पूर्णता का अभाव था, यानी लैक ऑफ थॉटफुलनेस। लेकिन हाँ, जब राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियां कर रही थी जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी, उस वक्त भी सोए रहना बेहद लापरवाह था। सीधी बात यह है कि जब एक चुनी हुई सरकार की अवधि पूरी हो चुकी थी तो उसे बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए था, और फिर जब हालात ठीक होते तो वहां सावधानी पूर्वक सीमित प्रचार की अनुमति के साथ चुनाव आयोजित किए जा सकते थे। दूसरी बड़ी गलती केंद्र सरकार में बैठी भाजपा की है, जिन्होंने वहां उस वक्त चुनाव लड़ने का फैसला किया जब वे देश में आ रही दूसरी लहर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और लड़े भी ऐसे कि पूरी ताकत रैलियों में भीड़ जुटाने में लगा दी। इतना बड़ा चैलेंज ले तो लिया और दावे भी 200 सीट के कर दिए, लेकिन ना ही दावों को पूरा कर पाए और ना ही अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रख पाए। कितनी अजीब बात है कि जिस पार्टी की केंद्र में सत्ता हो, 300 से ज़्यादा सांसद हो, इतना प्रभावशाली प्रधानमंत्री हो, उस पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को अपनी जान बचाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भागना पड़ रहा है। आज भाजपा इतनी बेचारी सी दिख रही है कि उनके केंद्रीय मंत्री तक को अपनी जान बचाने की नौबत आ पड़ी। कभी कभी विश्वास नहीं होता कि क्या यह वही मोदी हैं जिन्हें लोगों ने गुजरात से दिल्ली बुलवाया था। कहते हैं कि मोदी अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को एक विश्व गुरु की तरह प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि वो नोबेल पुरस्कार की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में वह अपनी छवि को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने धूमिल होने का कोई मौका नहीं देना चाहते। लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी यह भूल रहे हैं कि आज वे जिस मुकाम पर खड़े हैं उन्हें उनके चाहने वाले कई करोड़ वोटरों ने और साथ ही उनकी पार्टी के हजार और लाखों कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया है। ऐसे में बंगाल हिंसा पर उनकी चुप्पी और साथ ही बंगाल के लोगों में एक लावारिस की तरह छोड़े जाने का भाव मोदी को 2024 के चुनाव में खासी समस्या दे सकता है। आज कई लोग मोदी के इस धैर्यपूर्ण आचरण से भले ही कितने प्रभावित क्यों न हो, लेकिन सच तो ये है कि जिस आक्रामकता के चलते जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया था, आज उनमें से कई लोग मोदी से और उनके इस शांत आचरण से व्यथित हैं। इनमें सबसे ज़्यादा आहत बंगाल के ज़मीनी कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंता किए बगैर पार्टी को टीएमसी जैसी एक मजबूत सत्तारूढ़ पार्टी से भिड़ने में दिन रात एक कर दिए।
ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी नेता को अपनी छवि बदलने से पहले एक बार ये समझना ज़रूरी है कि उनके प्रशंसक उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं और उनकी किस खूबी के चलते वे उनसे जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब लोकसभा चुनाव लड़ा था तो ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शांत व्यवहार को टारगेट किया था और खुद की छवि एक आउटस्पोकन और आक्रामक नेता के तौर पर रखी थी। ऐसे में उनका अचानक से अपने आप को सीमित शब्दों में बांध कर रखना और साथ ही सिर्फ एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के तहत ही अपने देशवासियों से बात करना उनकी पारंपरिक एवं सफल राजनीतिक छवि के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी उनके समर्थकों को खल रही है। ये बात और है कि मोदी जी रैलियों में, उनके रेडियो कार्यक्रम मन की बात में और साथ ही कई बार अपने टीवी पर देश को संबोधित करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन शायद अब यह सब काफ़ी नहीं होगा। मैंने ज़मीनी स्तर पर कई लोगों से बात करने की कोशिश की, जिसमें से कई लोग ग्रामीण क्षेत्र से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इन सभी लोगों से बात करते वक्त मुझे एक ख़ास बात का एहसास हुआ कि अक्सर मोदी जी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में वाकई में देखा जाए तो लोगों के मन को छूने में असफल हो रहे हैं। आपको याद होगा जब 2019 में चीन के साथ भारत का LAC विवाद हो रहा था, उस वक्त के एक मन की बात कार्यक्रम से पहले लोगों की अपेक्षा थी कि वह अपने कार्यक्रम में चीन से जुड़ी हुई बातें साझा करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बार भी चीन का जिक्र नहीं किया। हो सकता है ये वैश्विक कूटनीति या कहें कि जियोपॉलिटिक्स के चलते एक मास्टर स्ट्रोक रहा होगा, या शायद उन्हें किसी देश का नाम लेना उस वक्त अपने संवैधानिक पद से जुड़े होने के कारण जायज़ नहीं लगा होगा। लेकिन एक ऐसे नेता के लिए जिसका मुकाम जनता के स्नेह पर निर्भर करता है, उसे कुछ बातों के लिए अपने प्रोटोकॉल के साथ फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी हो जाता है। मोदी की लोकप्रियता 2014 के मुकाबले काफ़ी कम होती दिख रही है। लोगों में गुस्सा है। मोदी और भाजपा के पारंपरिक वोटर, इनके पास मोदी या भाजपा का अभी हाल ही में कोई विकल्प हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अपनी अपेक्षाओं का टूटना इन वोटरों को दूसरी पार्टियों की तरफ आकर्षित कर सकता है। इसका अंदाज़ा आपको इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों में देखने को मिला। जाहिर है यहाँ बात सिर्फ अपने वोटरों से बात करने की नहीं हो रही, और कई मामलों में प्रधानमंत्री मोदी के रवैये में और उनके किरदार में काफ़ी अंतर महसूस हो रहा है। एक वह मोदी थे जो गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की जली हुई बोगी के अंदर जाकर भावपूर्ण मुद्रा में काफ़ी व्यथित से दिखते थे। एक वो मोदी थे जो पुलवामा हमले में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देते वक्त प्रार्थना करते हुए बाहरी मन से कोई गुप्त संकल्प लेते हुए दिखते थे। लेकिन आज ये ऐसा क्या हुआ कि बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं, उनके परिवारों और अपनी पार्टी के समर्थकों की दुर्गति, इसमें मोदी का कोई भावनात्मक जुड़ाव देखने को नहीं मिला। इन घटनाओं के बाद भाजपा का धरना देना, अध्यक्ष JP नड्डा का बंगाल का दौरा करना, साथ ही कोर्ट में याचिका का डालना, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें टिक मार्क एक्टिविटी की तरह प्रतीत हो रही है। आज भाजपा का वोटर अपना विश्वास खो रहा है और इस विश्वास को दोबारा उसी तरह हासिल करना PM मोदी के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। एक बेहतरीन राजनीतिक और कूटनीतिक नेता माने जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को आज बंगाल में हो रही इन घटनाओं पर अपनी व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट बनाना ज़रूरी हो गया है। अभी ये काम पार्टी के पदाधिकारियों की पहुंच से काफ़ी ऊपर चला गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पीड़ितों के पास कब जाएंगे, उनसे कब मिलेंगे, ये देखने वाली बात है। आज भी जब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो अभी भी बंगाल के लोगों में वैसा ही खौफ का मंजर बना हुआ है, यानी उनकी समस्याएं अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। सवाल वही है कि हम क्यों बार बार इतने लाचार हो जाते हैं।
और इससे बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस कर क्या रही है, जिन्हें न दिल्ली में होने वाले दंगों के बारे में कोई इनपुट था और न ही बंगाल में हो रही इन पूर्व नियोजित घटनाओं के बारे में कोई जानकारी थी। इस पूरे मुद्दे पर मीडिया भी चुप है, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो। ये काफ़ी हैरान करने वाला मसला है कि देशी मीडिया का तो ठीक है, लेकिन अगर विदेशी मीडिया की बात की जाए तो उन्हें कैसे इन मुद्दों पर अपना स्टैंड लेने का फैसला करना इतना आसान हो जाता है। कब किस घटना को हाईलाइट करना है, किसको नहीं करना है, किस मानवाधिकार उल्लंघन को हाईलाइट करना है, किसको नहीं करना है, ये बात जाहिर है देश के अंदर बैठे कुछ लोग वाकई इन विदेशी मीडिया को बताते हैं। वह देश को सिर्फ एक तरफा आइडियोलॉजी में फंसा कर रखने की साजिश कर रहे हैं, जो कि साफ साफ दिख रही है। ये काफ़ी हैरान करता है कि हमारी सरकार बंगाल के माननीय राज्यपाल और हमारी इंटेलिजेंस को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि जब एक सरकार के कार्यकाल में और नई चुनी सरकार के कार्यकाल में 2 दिन का गैप होगा, तो ऐसे में बंगाल जैसे राज्य में अराजकता का फैलना स्वाभाविक है। क्यों चुनाव आयोग को इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा? ये सारी बातें चिंताजनक हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंताजनक है इस समय कोरोना महामारी के खतरे के बीच लोगों का इन कारणों से अपना जान बचाकर घर छोड़ना। आज वे अपनी खुद की और अपने मासूम बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में डालकर एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ पलायन कर रहे हैं। वहीं देश का मीडिया सिर्फ कोरोना के नंबरों को बता कर खुश हो रहा है। ये सब कुछ हमारे आने वाले भविष्य से जुड़े कई बड़े खतरों की तरफ इशारा करता है। जिस आज़ाद देश में जहां लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा हो, जहां अभी चुनाव हुए हों, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी को भारी बहुमत के साथ जीत मिली हो, वहां पर यह सब कुछ होना काफ़ी शर्मसार करता है। खैर, आज के एपिसोड में इतना ही। हम बंगाल के लोगों की सलामती की दुआ करते हैं और जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और साथ ही देवागमन कर चुके लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताएं। हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए जुड़ें, हमें ईमेल भी कर सकते हैं आप। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे इसी तरह कई मुद्दों पर हम बात करते रहें। आप हमसे अपने विचार साझा करते रहें और किन मुद्दों पर आप हमसे बात करना चाहते हैं आप वो भी हमें बता सकते हैं। आप जुड़े रहिए शॉकवेव नेटवर्क के साथ और देखते रहिए सियासत मेरे यानी प्रतीक के साथ। जय हिंद।